स्कूल स्कूल कुछ भी इंग्लिश में पढ़ने बैठूं समझ ही नहीं आता, क्या करूं। सेब खाओगे? ये क्या, अब तो मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। ये जादुई सेब तो वाकई कमाल का है। क्या ये सेब हर बच्चे को नहीं खिला सकते आप? अब बस मैं ये चाहता हूँ कि ये जादुई सेब हर बच्चा खा ले, ताकि कल को किसी को भी इंग्लिश को पढ़ने और समझने में दिक्कत ना हो। क्या ये मुमकिन है? मुमकिन है। मैं इस जादुई सेब को एक वीडियो लेक्चर में बदल देता हूँ, जिसे देखने के बाद किसी भी बच्चे को फिर इंग्लिश समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इंट्रो तो बड़ा मजेदार था, लेकिन इससे भी मजेदार होने जा रही है ये आज की वीडियो, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे टॉप 50 इंग्लिश के वर्ड्स जो बार बार हमारे सामने आते रहते हैं, बार बार इस्तेमाल होते हैं जब हम इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं। अगर आपने ये टॉप 50 वर्ड्स समझ लिए, आपको इनका इस्तेमाल पता चल गया, तो सीधी सी बात है ना, फिर आपको इंग्लिश समझ में भी आने लगेगी कि हाँ, अगर वॉज वर्ड लगा है तो उसका मीनिंग क्या है, कहीं पे हैड आ रहा है, कहीं पे डिड आ रहा है, वुड आ रहा है, कुड आ रहा है, तो इनके मीनिंग्स हैं क्या, इनका असली मतलब क्या निकल रहा है। न्यूज़पेपर से लेके मैगजीन तक और अपनी इंग्लिश की जो आपकी स्कूल की किताब है ना, वो सब कुछ अब आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी। बस अगले 10 मिनट तक मेरे साथ जुड़ जाओ और आओ चलो देखते हैं हमारा पहला वर्ड क्या है। पहले 3 वर्ड टॉप 50 वर्ड्स में फर्स्ट 3 वर्ड्स है हमारे इज़ेमार। सबसे आसान है। अब इज़ेमार कितनी तरह से इस्तेमाल होता है एक बार में समझ लेते हैं, मोटा मोटा, बात ही खत्म। बड़े सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाने जा रहा हूं इज़ेमार के इस्तेमाल क्या होते हैं। आप जानते हो इसकी हिंदी क्या निकलती है हूं, हो, है। ये तो हिंदी वाली बात होगी, लेकिन हमें हिंदी से नहीं समझना है। आ जाओ, इज़ेमार का एक पहला इस्तेमाल क्या होता है। एक तो हमारा इसका इस्तेमाल होता है जब हमें कहना होता है कि कोई चीज क्या है या कैसी है। जैसे ही इज हैप्पी, यू आर हैप्पी, ही इज सैड, आई एम अ टीचर। इस तरह से हम एक इस्तेमाल देखते हैं इज़ेमार का। एक दूसरा इस्तेमाल क्या होता है, कहीं भी अगर इज़ेमार लग रहा होगा तो दूसरा उसका ये यूज होता है कि टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है हमारा, जिसमें कोई काम चलता हुआ दिखा रहे होते हैं ना, वहां हमारा इज़ेमार आ जाता है। और वो कब आएगा, जब कोई ना कोई एक्शन वर्ब होते, कोई काम चल रहा होता है। जैसे मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। इस तरह से हमने खूब पढ़े हैं ना टेंसेस के अंदर। तो दूसरा इस्तेमाल इसका किस में था, टेंस के अंदर था। ठीक है, इतना समझ लिया, 2 इस्तेमाल पता चल गए। तो अगर बुक के अंदर, किसी न्यूज़पेपर के अंदर इज़ेमार लगा हुआ है तो समझ में आ जाएगा इतना। तो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तीसरा इस्तेमाल होता है इसका पैसिव वॉइस के तौर पे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इज़ेमार के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे आ जाती है, क्यों आ जाती है, कब आ जाती है। तो याद रखना, पैसिव वॉइस में भी इज़ेमार के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो तीसरा इज़ेमार का इस्तेमाल हुआ पैसिव वॉइस में। क्या इसके अलावा भी कहीं इज़ेमार का कोई इस्तेमाल है? जी नहीं, इसके अलावा कोई यूज इज़ेमार का होता नहीं है। इतना याद रख लो, आप अपनी बुक में जब भी पढ़ रहे होंगे ना, कहीं पे भी इज या एम या आर का इस्तेमाल हो रहा होगा, वो इन तीनों में से कोई सा होगा। इतना अपना माइंड क्लियर कर लो। तो दोस्तों, अगर मैं एक स्टूडेंट हूं जिसको इंग्लिश नहीं समझ में आती, पढ़ने के बाद भी कुछ पल्ले नहीं पड़ता, तो उसे क्या याद रखना है कि अगर इज़ेमार में कहीं लिखा हुआ देखूं तो मुझे ये याद रखना है ये इज़ेमार ना हो ना हो, बस 3 तरह से इस्तेमाल हो रहा होगा। या तो कोई चीज क्या है, कैसी है, ये बता रहा होगा। अगर उसके साथ कोई वर्ब लगी हुई है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और बिल्कुल कम चांस होते हैं कि अगर थर्ड फॉर्म लगी है इज़ेमार के बाद तो वो पैसिव वॉइस है। बस इसके अलावा मुझे अपने माइंड को कंफ्यूज करना ही नहीं है। अब ये सारी बातें ना मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। आपके लिए पूरी किताब खोल के रखी हुई, ये रही आपकी बुक। इसी तरह की तो बुक है ना आपकी भी, कोई ना कोई है ना। यहां पे हम ना पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी ये सारी चीजें, लेकिन उसके लिए ना कुछ और वर्ड्स भी पहले पढ़ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे के कुछ वर्ड्स हैं हमारे वॉज वर। वॉज वर क्या होता है, इज़ेमार जैसा ही तो होता है। ये बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा पढ़ोगे वॉज वर आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। मीनिंग क्या होता है इसका,
क्या क्या इसका इस्तेमाल होता है वो सीख लेते हैं। वॉज वर्ब की हिंदी वही था, थी, थे, वही होती है, रटने वाली बात है। अब इसका एक तो इस्तेमाल वही चीज कि कोई चीज क्या थी, भाई आई वॉज देयर, मैं वहां था, शी वॉज देयर, वो वहां थी, दे वर हेयर, वे यहां थे, इस तरह से, वी वर हैप्पी, हम हैप्पी थे। एक तो कोई चीज क्या थी, कैसी थी, ये दिखाने के लिए हम वॉज या वर का इस्तेमाल कर लेते हैं, वॉज सिंगुलर के लिए और वर प्लूरल के लिए। इतना सबको क्लियर ही है तो बताने की जरूरत भी नहीं है। एक वॉज वर का जो आप इस्तेमाल पाओगे ना, वो पास्ट कंटिन्यूअस में दिखेगा। वॉज वर्ब के बाद कोई वर्ब लगी हुई होती है, आईएनजी लगी होती है, जिसे देख के हम कंफ्यूज होते रहते हैं। तो दूसरा इस्तेमाल किसमें है इसका, पास्ट कंटिन्यूअस में, एक ये वाला इस्तेमाल होता है। और वैसे ही जैसे इज़ेमार का पढ़ा था वैसे ही वॉज वर्ब का है कि उसका तीसरा इस्तेमाल जो होगा वो किसमें होगा, पैसिव वॉइस में होगा। जैसे कि आपके सामने सेंटेंस लिखा है, वी वर सेंट टू स्कूल, हमें स्कूल भेज दिया गया था। तो यहां पे क्या हुई है, पैसिव वॉइस लगी है, वर्ब लगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी। इसके अलावा वॉज वर्ब आपको बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा। ये मेन 3 इस्तेमाल होते हैं, 3 यूजेस है किसके, वॉज या वर्ब के। क्लियर है, इतना क्लियर हो गया। तो इज़ेमार वॉज वर्ब तो मेरा बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं पढ़ने बैठा हूं, इंग्लिश पढ़ रहा हूं, तो वहां मैं अगर इज़ेमार वॉज वर्ब देख रहा हूं तो मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि मैं पढ़ते पकड़ लूंगा कि इसके मीनिंग क्या निकल रहे हैं। तो दोस्तों मैं यहां आपको सिर्फ वो वर्ड्स बता ही नहीं रहा हूं, बल्कि उनके इस्तेमाल भी सिखाता चला जा रहा हूं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी अब आपको। एक होता है हमारा हैज हैव हैड का इस्तेमाल। बहुत आप देखते हो कि कहीं भी हैज लगा होता है, कहीं भी हैव लगा होता है, कहीं भी हैड लगा होता है। तो कंफ्यूज मत हो ना, इसके टोटल मिला के ना, कुल मिला के सिर्फ 4 इस्तेमाल हैं। आओ देखते कौन कौन से। एक तो कोई चीज पास होने के सेंस में कि मेरे पास पैसा, आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, आई हैव कार, आई हैव मनी, आई हैव यू, मेरे पास तुम हो, इस तरीके, मेरे पास तुम हो, मेरे दोस्तों तुम हो, मेरे पास मेरी दौलत हो, ठीक है। तो हैव का इस्तेमाल ऐसे हो जाता है, आई हैव प्रॉब्लम, यू हैव अ सॉल्यूशन। कोई भी चीज पास होने के सेंस में, किसको दिखाने के लिए, कोई चीज का पोजीशन दिखाने के लिए, पास होने के सेंस में दिखाने के लिए। दूसरा इसका इस्तेमाल क्या होता है, हैज हैव कहीं भी लगा हो, समझ जाना कि उसका मतलब क्या निकल रहा होता है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, कोई काम दिखा रहे हो, तो यानी वो परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस समझते हो कि कोई काम पूरा हो चुका है। जैसे शी हैज मेट हिम, वो उससे मिल चुकी है, आई हैव कम, इस तरीके से। इसमें मैं ज्यादा गहराइयों में नहीं जाऊंगा वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो परफेक्ट टेंस को दिखाने के लिए हो रहा होगा। तीसरा वही पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस अभी भी हम वही सीखते आ रहे हैं कि ही हैज बीन गिवन अ चांस, उसको एक मौका दिया जा चुका है। इसमें बीन और लग जाता है हैज और हैव के साथ। इतना क्लियर हुआ। एक और चौथा इस्तेमाल, फोर्थ इस्तेमाल है इसका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, कि कोई काम चल रहा होता है और किसी खास समय से चल रहा होता है, तो वहां भी हम हैज बीन या हैव बीन लगा डालते हैं। जैसे कि ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स या सिंस मॉर्निंग, इस तरीके से यहां भी हमें हैज और हैव का इस्तेमाल दिख रहा होता है। तो इसके अलावा कोई हैज हैव का इस्तेमाल आपको खास नहीं नजर आएगा। अब एक और बात, सर हैड का इस्तेमाल कहां होगा? हैड भी तो है, हैड भी तो एक ऐसा वर्ड है बार बार दिखता है, बस पास्ट में अगर चला जाएगा तो हैड होगा। मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, मेरे पास कार थी, आई हैड अ कार, इस तरीके से हो जाएगा। ऐसे ही शी हैज मेट हिम, वो उससे मिल चुकी है, वो उससे मिल चुकी थी, शी हैड मेट हिम। तो टेंस बदलेगा तो हैज हैव क्या बदल जाएगा, हैड में बदल जाएगा, और कुछ भी नहीं होगा। ऐसे ही हैज बीन की जगह क्या हो जाएगा, ही हैड बीन हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब ये कमेंट में आप मुझे बताओ जरा कि ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश को अगर हैड बना दिया जाए तो क्या सेंटेंस बनेगा, इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा अगर पास्ट में ले जाएंगे। तो यहां पे हमने क्या क्या सीख लिया, इज़ेमार सीख लिया, वॉज सीख लिया, हैज हैड सीख लिया। आओ जरा बुक की तरफ ले चलता हूं। तो दोस्तों आपके सामने है आपकी ही बुक। यहां पे मैंने जहां भी वॉज वर या हैज हैड आया हुआ है उसको मार्क कर रखा है। जरा उन छोटे छोटे सेंटेंसेस को पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं, क्या जितना हमने अभी तक सीखा है क्या हम उसे अप्लाई भी कर पा रहे हैं। आओ सबसे पहला देखते हैं, एम हैमिल हैड सेड। अब हमने हैड के इस्तेमाल पढ़े थे ना, हैज हैड के क्या इस्तेमाल थे कि 3 तरह के थे, या तो कोई चीज पास होने के सेंस में था, दूसरा टेंस में था, तीसरा पैसिव वॉइस थी। तो यहां पे तो ये मुझे टेंस की नजर आ रही है, क्योंकि से की थर्ड फॉर्म लगी है सेड के। एमएमएल ने क्या करा, वो बोल चुके थे, उन्होंने कह दिया था। क्या इसका मीनिंग निकला, समझ में आ गई इतनी बात? आ गई सर। आगे देखते हैं, इट वॉज सो वार्म। अब इज़ेमार वॉज वर का इस्तेमाल, वॉज वर का इस्तेमाल देखा था हमने कि कोई चीज कैसी थी, इट वॉज सो वार्म, वो क्या थी, वार्म थी, तो वॉज भी समझ में आया। द बर्ड्स वर चर्पिंग, बर्ड्स क्या कर रहे थे, चर्पिंग कर रहे थे, ऐसे चहचहा रहे थे। तो यहां पे भी वर का इस्तेमाल दिखा। वर का कौन सा वाला इस्तेमाल है कि कोई काम चल रहा था, तो यहां पे ये टेंस का इस्तेमाल हो गया। मेरे को समझ में आने लगा, ये लाइन तो मुझे समझ में आने लगी। ऐसे सोल्जर्स क्या कर रहे थे, वो ड्रिलिंग कर रहे थे, यहां भी कोई काम चल रहा था, इतना समझ में आया। आई हैड दी स्ट्रेंथ, क्या लिखा है, आई हैड दी स्ट्रेंथ, मेरे पास क्या थी, स्ट्रेंथ थी, पास होने के सेंस में हैड का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे ही बैड न्यूज हैड कम आउट, बैड न्यूज क्या हो चुकी थी, हैड कम आउट। हैड के बाद कोई काम था, कोई वर्ब लगी हुई थी, उसकी थर्ड फॉर्म थी, यानी कौन सा टेंस था,
परफेक्ट टेंस था कि वो बैड न्यूज आ चुकी थी। क्या क्या हमारी छोटी सी 5-7 मिनट लगे हमें इसको समझने में, और हम बहुत सारे सेंटेंसेस अब समझने लगे हैं, और अभी तो बहुत सारे वर्ड्स बचे हुए हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा, फिर आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। दिस, दैट, दीज, दोज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं हमारे इंग्लिश के अंदर। बात तो सही है। जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा दैट, क्योंकि इसका जो यूज है ना वो बार 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 होता ही रहता है। तो सबसे पहले दिस को समझ लेते हैं। दिस का मतलब होता है कोई चीज आपके सामने है, कोई भी चीज हो सकती है वो, जैसे दिस इज माय फ्रेंड, दिस इज बुक, दिस इज माय कार, इस तरीके से जो आपके सामने है, आपको दिख रही है और आप बताते हो कि यह है मेरी कार है या यह है मेरा दोस्त है, तो यह की जो आवाज आती है वो दिस से आती है। दिस चैप्टर इज इंटरेस्टिंग, ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है, ऐसे हम दिस का इस्तेमाल करते हैं। इसके और भी बहुत सारे आपको इस्तेमाल यहां पे मैंने आपके लिए पीडीएफ बना रखी है, उसमें से पढ़ लेना एग्जाम्पल, यहां मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। नेक्स्ट है हमारा दैट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट का इस्तेमाल कोई चीज है लेकिन सामने नहीं है, पास में नहीं है, थोड़ी सी दूरी पे है, जैसे दैट्स माय हाउस, दैट्स माय कार, दैट्स माय फ्रेंड। एक तो इसका यह इस्तेमाल होता है। दूसरा, कोई ऐसी बात जो आपने पहले कही थी और अब दोबारा उसको बोलते हो कि वो मेरा दोस्त, वो बात, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, दैट वॉज माई मिस्टेक, वो मेरी मिस्टेक थी। आई वेंट देयर, मैं वहां गया, एंड दैट वॉज माई मिस्टेक, वो मेरी मिस्टेक थी। तो यहां पे जो दैट था वो उस मिस्टेक के बारे में इस्तेमाल किया गया था। जैसे दैट डे वॉज इंपॉर्टेंट, वो दिन इंपॉर्टेंट था। तो दैट का एक ये वाला इस्तेमाल आपको खूब होता हुआ दिखता है। एक होता है दीज। दीज किससे रिलेटेड है? ये दिस से ही रिलेटेड है। दिस का इस्तेमाल सिंगुलर के लिए किया जाता है और दीज का प्लूरल के लिए किया जाता है। बहुत ईजी है, ज्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ऐसे दोस्त किसका प्लूरल है? दैट का प्लूरल दोज होता है। दोज डेज वर गुड, वो दिन बहुत अच्छे थे। इस तरह से हम दोस्त का इस्तेमाल कर लेते हैं। इन सबके इस्तेमाल बहुत इजी पीजी है ये, इनमें ज्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये आपको यहाँ पे सेंटेंसेस इसके दिख जाएंगे बहुत सारे, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं बढ़ा आगे। इंग्लिश पढ़ते हुए आपको ये देयर वर्ड ना बहुत इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा। सेंटेंस की शुरुआत ही ऐसी होती है, देयर वॉज अ डॉग, ऐसे करके, देयर वॉज अ बॉय। यहां पे ना देयर के ना कोई हिंदी मीनिंग नहीं निकल रहा होता। आप भी जान के हैरान हो जाओगे, आपको यकीन नहीं आ रहा है मेरी बात पे, लेकिन ये सच्चाई है कि देयर की इस तरह से सेंटेंस में, जब सेंटेंस की शुरुआत में देयर आ जाए तो वहां कोई हिंदी उसकी निकलती ही नहीं है। वो बस इसलिए रख दिया जाता है क्योंकि उस सेंटेंस के अंदर हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं होता। तो देयर का जो इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंस में शुरुआत में, अगर आप इसको देखो तो समझ लेना कि ये एक डमी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। कैसे वो बताता हूं। जैसे मैं आपसे कहूं कि मुझे एक डाउट है, या मुझे एक डाउट है, या एक डाउट है, बस इतना बोलना है, मुझे भी छोड़ो। मैंने कहा एक डाउट है, तो मैं इसकी इंग्लिश क्या बनाऊंगा? ए डाउट, ए डाउट इज, नहीं, या मेरे पास कोई सब्जेक्ट नहीं था तो मैंने क्या कर दिया, देयर इज अ डाउट, के एक डाउट है। इस तरह से मैं पूछ लूंगा। तो जैसे मैं कहूंगा एक लड़का है, तो ऐसे थोड़ी बोलूंगा अ बॉय इज, या इज अ बॉय, क्या बोलूं? इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं था तो मैंने क्या बनाया, देयर इज अ बॉय। जबकि देयर का यहां कोई लेना देना नहीं है। देयर की जो आवाज होती है वो वहां के लिए निकलती है, लेकिन यहां इसका मतलब वहां नहीं है। यहां इसका कोई हिंदी मीनिंग निकल ही नहीं रहा, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट बन के रह गया। तो देयर जहां भी देखो समझ जाना। अभी जो चैप्टर पढ़ रहे थे ना, उसमें देयर भी इस्तेमाल हो रहा है। आप देखोगे कि देयर भी वहां इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगी ये बात। दूसरा है हमारा इट। इट का भी इस्तेमाल ना जबरदस्ती का ही होता है। इट भी एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है उन लोगों के लिए, उन चीजों के लिए जिनका कोई जेंडर नहीं है। जैसे इट्स अ नाइस आइडिया, ये एक अच्छा आइडिया है। ऐसे कोई जानवर के लिए भी हम इट लगा देते हैं, बहुत आसान है। तो इट और देयर का काम ही है सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का। आगे बढ़ जाते हैं। और क्या जी, हेयर। हेयर भी सुन लो। देयर की हिंदी क्या होती है? वहां। एयर की हिंदी होती है यहां के तौर पे। बहुत सिंपल सा है, ही इज हियर, वो यहां पर है। ये तो इस तरह से हम हेयर का इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है ए एन दा। ये बहुत इस्तेमाल होता है, हर जगह ए लगा हुआ मिलता है, दा लगा मिलता है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि ए एन दा की कोई हिंदी नहीं होती। इनका कोई हिंदी ट्रांसलेशन नहीं होता, ये बस लगे हुए होते हैं, इनकी हिंदी नहीं निकलती है। बस ये डिनोट करते हैं कुछ चीजों को। आज देख लेते हैं। ए और एन का मतलब कि कोई भी एक, जैसे देयर इज अ बॉय, एक लड़का, कोई भी एक लड़का, तो ऐसी कोई इसकी हिंदी नहीं निकल रही होती है। अब एन किसके साथ आएगा, ए किसके साथ आएगा? वो आपको मैंने पढ़ा रखा है बहुत बार कि वोवल साउंड होगा तो उसके साथ तो एन आ जाएगा, बाकियों के साथ ए आ जाएगा। दा का इस्तेमाल किसके साथ होता है? मोटा मोटा याद रख लेना, दा का इस्तेमाल प्रॉपर नाउन, यानी कोई खास चीज या खास आदमी के साथ दा लगा होता है और इसकी हिंदी कुछ भी नहीं होती है। हाँ, इसकी कोई हिंदी नहीं निकल रही होती। जैसे दी अंडरटेकर, तो अंडरटेकर ही है वो, उसका आगे कुछ दा लगने से फर्क नहीं पड़ा, हिंदी में कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, इतना समझ लो। तो दा लगा हुआ आपको बहुत बार मिल जाता है। अब बड़े बड़े जो सेंटेंसेस होते हैं
उनको हमें मिला के पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन उनसे पहले ना कुछ ऐसे कनेक्टर्स होते हैं, प्रेपोजिशंस होते हैं, जिनको अगर हम समझ ले तो हमें वो सेंटेंसेस भी समझ में आने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल एंड का बहुत इस्तेमाल होता है भाई, होता है कि नहीं? दो छोटे सेंटेंस को मिलाने के लिए हम एंड का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी हिंदी निकलती है और। तो इसमें कुछ बहुत बड़ा लॉजिक नहीं था, जहां भी ये लिखा हुआ दिखे समझ लेना इसका एक ही इस्तेमाल है, और वो क्या है? और का सेंस इसमें जा रहा है। बट का मतलब क्या होता है? लेकिन। बट का मतलब क्या होता है? लेकिन। तो कोई भी सेंटेंस लिखा है उसमें बट लिखा है तो वहीं पे रुक जाना। अब समझना बट की क्या आवाज आ रही है, कि बट का मतलब यहां क्या निकल रहा होगा? लेकिन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल आप देखते हो, लेकिन मेन मोटा इसका इस्तेमाल पता है कहां हो रहा होता है? दो चीजें याद रख लेना अभी के लिए, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। या तो किसी दिन से पहले लग रहा होगा, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन सैटरडे, ऐसे करके इसकी आवाज निकलती है पर, किसी चीज के ऊपर। वो इसका दूसरा इस्तेमाल भी है, किसी सरफेस पे कोई चीज रखी है, जैसे आई एम ऑन द रूफ, मैं रूफ पर हूं। आई एम ऑन द टेबल, मैं टेबल पर हूं। इस तरीके से हम ऑन का इस्तेमाल देख लेते हैं। तो ऑन कहीं भी दिखे तो पकड़ लेना, इसके अलावा इसका कोई इस्तेमाल ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। एक होता है इन का इस्तेमाल होता है सालों से पहले। किससे पहले? सालों से पहले, ईयर्स से पहले, जैसे इन 1930, इन 2020, इस तरीके से। मॉर्निंग के साथ भी इनका इस्तेमाल होता है, इन द मॉर्निंग, सुबह में। इसकी आवाज इसमें निकलती है में। और इनका एक मोटा यूज बता दूं, एकदम जस्ट जो है उसका मतलब निकलता है इन कोई चीज किसी चीज के अंदर समाई हुई है। जैसे आई एम इन द रूम, मैं रूम के अंदर हूं। आई एम इन ट्रबल, मैं ट्रबल में हूं, मतलब मुश्किल के अंदर हूं। तो अंदर को दिखाने के लिए हम मेनली इनका इस्तेमाल करते हैं, ये समझ लो बस। जिसने इतना समझ लिया उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सारी चीजें अभी पढ़ेंगे ना हम, तो वहां तुम्हें अप्लाई करके दिखाऊंगा। आ जाओ आगे बढ़ जाते हैं। एट का इस्तेमाल क्या होता है? एट दिखाता है पॉइंट को, किसी भी चीज के पॉइंट को, टाइम के या प्लेस के। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कहना है कि 2:42 हो रहे हैं, तो मैं ऑन या इन नहीं लगाऊंगा, मैं सीधा एट लगाऊंगा कि कितने बजे आना है भाई। एट और टाइम बता दो, एट 8 o'clock पे आना है, 2:42 पर आना है। ठीक है, ऐसे प्लेस को दिखाने के लिए कि मैं कहां रहता हूं, आई लिव इन दिल्ली, तो भाई शहरों के साथ भी हम इन लगा देते हैं। लेकिन अगर दिल्ली में भी अगर मेरे को कहना हो मैं शादरा में रहता हूं, तो मैं क्या लगाऊंगा? एट लगाऊंगा, क्योंकि वो एक पॉइंट है प्लेस का। ठीक है, इसमें ज्यादा गहराई में अभी मत जाओ, इतना टेंशन मत लो, आगे बढ़ जाते हैं। नाइट के साथ भी एट लगा देते हैं। अब एक होता है इंटू भी दिखेगा आपको। तो इंटू का भी इस्तेमाल किस चीज में होता है? कभी कोई चीज मोशन में ऐसे आके नीचे गिरे, जैसे द कैट जम्प्ड इनटू द वेल, कि भाई वेल के अंदर जाके गिर गई कैट, तो यहां भी इंटू का इस्तेमाल होता है। इंटू का मक्खी बीच में आ रही है, सॉरी। आगे बढ़ जाते हैं। ऑफ की आवाज निकलती है का, की, के सेंस में, लेकिन उसमें रटने में मत जाना तुम। ऑफ का इस्तेमाल होता है पोजीशन को दिखाने के लिए, बिलोंगिंग को दिखाने के लिए। जैसे ही ब्रोक द पार्ट ऑफ माय टेबल, कि उसने मेरे टेबल का एक पार्ट। ही ब्रोक द पार्ट ऑफ माय हार्ट, उसने मेरे दिल का एक हिस्सा तोड़ दिया। तो किसका हिस्सा था? वो दिल का था। तो का की जो आवाज आई या बिलोंगिंग को दिखाया तो ऑफ से दिखा देते हैं हम लोग। बाय का इस्तेमाल किस चीज का जरिया? जैसे आप किससे पढ़ते हो? टीचर से पढ़ते हो ना, बाय। जैसे आई एम टॉट बाय डियर सर, मैं किससे पढ़ाया जाता हूं? कौन मुझे पढ़ाता है? भाई डियर सर के द्वारा मुझे पढ़ाया जाता है। तो बाय का एक इस्तेमाल ही होता है। ग्रीटिंग बचपन में लिखते थे ना कि किसने किसको भेजा, फ्रॉम और बाय लिखते थे ना, वहीं से सीख लो, सीधी सी बात है कि फ्रॉम और टू और बाय भी होता था ना, कहीं लिख देते। पेंटिंग बनाते तो लिख देते हैं बाय, किसने बनाया वो। ठीक है, वो वहां से हो गया। ऐसे एक फ्रॉम रह गया था, फ्रॉम भी चलते फिरते में लो, मैंने तुम्हें बता दिया ग्रीटिंग कार्ड से, वो भी सीख ही लो। फ्रॉम भी आपको दिखेगा। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? कि कोई चीज कहां से आ रही है। ग्रीटिंग लिखा, किसने भेजा? फ्रॉम, कि वहां से वो चीज निकल के आ रही है। तुम कहां से हो? आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो ये फ्रॉम वर्ड भी बहुत अच्छा होता है, बड़ा इस्तेमाल होता है। एक होता है हमारा बाय होता है जरिए को दिखाने के लिए, पेंटिंग बनाई, किसने बनाई। और बच्चा टू, कौन सा बच्चा? टू को भी यहीं पे करा देता हूं। चलो, टू का इस्तेमाल कोई चीज कहां जा रही है, कहां से आ रही है और कहां से जा रही है। आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूं। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूं। तो टू और फ्रॉम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो ये भी सीख लिया हमने। विद बच्चा, विद किसका इस्तेमाल होता है? विद जब भी पढ़ो ना, समझ लेना साथ को दिखा रहा है। किसको? साथ को। आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। आई एम विद मिलिट्री, मैं मिलिट्री के साथ हूं। आई एम विद गवर्नमेंट, में गवर्नमेंट के साथ हूं। आई एम विद ऑपोजिशन, में ऑपोजिशन के साथ हूं। ऐसे। और का इस्तेमाल या को दिखाता है कि भाई या तो ये कर लो या ये कर लो, ऐसा ऑप्शन आता है। तो ये तो बहुत सिंपल था। तो ये सारे बार बार आपको नजर आएंगे, तो इनमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना। इनका मोटा इस्तेमाल मैंने यही सिखा दिया है। अब हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, देखना वो आपको कितना आसान लगेगा। अगर किसी को इनको समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो मैंने आपके लिए एक सेपरेट यहाँ पे एक पीडीएफ बनवा रखी है, नोट्स है। इनमें
इनके यूजेस भी, एग्जाम्पल भी, अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाह रहा हूं कि आपका समय कम लूं और ज्यादा चीजें बता दूं। आगे बढ़ते हैं, कुछ मॉडल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं हमारे रिटन इंग्लिश के अंदर, जो हम पढ़ते हुए देखते हैं, जिसमें मेनली है कैन, कुड, शुड, मस्ट, मे, माइट, यूज टू और वुड। जल्दी से बता देता हूं क्या क्या इनके इस्तेमाल निकलते हैं। कहीं भी कैन देखो ना तो कैन का मतलब समझ लेना ताकत को दिखा रहा है, बात ही खत्म। इसके बाद क्या निकलती है, क्या तुम ये कर सकते हो, हाँ तुम कर सकते हो, आ जाओ तुम ये कर सकते हो। इस तरीके से हम कैन का इस्तेमाल देख लेंगे। आई कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन कम, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन। तो इसको इतना मोटा मोटा मान लेना कि इसमें हमेशा पूछता है क्या तुम ये करने लायक हो कि नहीं। इसका ज्यादा भी इस्तेमाल में फंसना मत। एक होता है कुड का इस्तेमाल। कुड होता है इसी का पास्ट के तुम नहीं कर सके, मैं ये नहीं कर सका, आई कुड नॉट गो, आई कुड नॉट कम, इस तरह से इस्तेमाल होता है। एक और इसका यूज होता है किस चीज के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए। दूसरा क्या यूज याद रख लेना इसका, पॉसिबिलिटी के लिए, कि ही कुड बी देयर, वहां हो सकता है। आई कुड विन द गेम, मैं शायद मैच जीत सकता हूं, गेम जीत सकता हूं। शुड और मस्ट पकड़ लो। शुड का इस्तेमाल सिर्फ एक इस्तेमाल होता है किस चीज के लिए, एडवाइस के लिए। किसी को एडवाइस देता है यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड लर्न इंग्लिश, इस तरीके से। मस्ट का इस्तेमाल यहां पे एडवाइस नहीं दी जाती, यहां पे ड्यूटी होती है, भाई ये करना ही है तुम्हें। यू मस्ट लर्न इंग्लिश, यू मस्ट लाइक दिस वीडियो, तुम्हें वीडियो लाइक करनी चाहिए। भाई इससे अच्छा और तुम्हें क्या मिलेगा, इतना सब कुछ एक जगह मिल रहा है ना। तो इस तरीके से हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। मे और माइट बचे, मे हमेशा मेनली तो पॉसिबिलिटी को दिखाता है। किसको, पॉसिबिलिटी को, कि इट माइट रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। तो मे और माइट के मोटे मोटे इस्तेमाल इतने याद रखना। किसको दिखाएंगे, पॉसिबिलिटी को, संभावना को दिखाएंगे, या परमिशन लेने को दिखा देते हैं। मे आई नो योर नेम, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूं। मेन आता है वुड, मेरा वुड। वुड बहुत दिखेगा। वुड का एक इस्तेमाल तो होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, कि आप किससे रिक्वेस्ट कर रहे हो, वुड यू कम विद मी, एक तो वो वाला होता है। लेकिन जो दूसरा इस्तेमाल है ना, जो दूसरा इस्तेमाल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वुड किसको दिखाता है, वुड किसको दिखाता है, पास्ट हैबिट को दिखाता है, कि पुरानी कोई आदत होती है ना, उसको भी हम वुड से इस्तेमाल करके बोल देते हैं कि आई वुड गो फॉर अ वॉक, मैं वॉक पे जाया करता था, इसका मीनिंग ये निकलता है। तो रिटन इंग्लिश में वुड का इस्तेमाल पास्ट हैबिट के लिए बहुत होता है। किसी अनरियल सिचुएशन को दिखाने के लिए वुड का इस्तेमाल होता है, कि अगर तुम मुझसे सवाल पूछते तो मैं इसका आंसर आई वुड से यस, मैं यस करता या यस करूंगा, इस तरीके से आवाज निकलेगी। तो वुड का ये इस्तेमाल, दो इस्तेमाल ज्यादा माइंड में रखना। कौन से, क्योंकि देखो पोलाइट रिक्वेस्ट वाले तो पकड़ ही लोगे, कोई ऑफर कर रहा है पकड़ ही लोगे, सिंपल सा है, वुड यू कम विद मी, वुड यू लाइक टू हैव सम टी, इस तरीके से होगा। लेकिन ये जो दो इस्तेमाल है ना, पास्ट हैबिट और अनरियल सिचुएशन, बस ये माइंड में रखना है। एक बचा यूज टू, ये किसको दिखाता है, ये भी आदत को दिखाता है, पुरानी किसी आदत को दिखाता है। तो ये हमें याद रखना है। तो इस तरह से हमारे मॉडल्स भी हमने कवर कर लिए। ये जहां जहां हमारे इस्तेमाल हो रहे होंगे ना, हम इन्हें पकड़ लेंगे और छोटा छोटा इनका मीनिंग निकाल के सेंटेंसेस को समझ लिया करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अब ये कुछ मेन वर्ब्स हैं और ये बहुत इस्तेमाल होंगे, आपके सामने बहुत आएंगे, इनको देख लो। भाई डू मतलब क्या होता है, ये हेल्पिंग वर्ब भी है, ये मेन वर्ब भी है, कई तरह से इस्तेमाल होती है। इसका मीनिंग क्या निकलता है, इसका मीनिंग निकलता है मेरे दोस्त करना, कोई काम करना। आई डू दिस, मैं ये करता हूं। आई डोंट डू दिस, मैं ये नहीं करता हूं। इसी की जो सेकंड फॉर्म है ना, जो पास्ट टेंस है इसका, वो बनता है डिड का। तो डिड भी आप खूब देखोगे इस्तेमाल होते हुए। तो आई डिड दिस, मैंने ये किया। आई डिड नॉट डू दिस, मैंने ये नहीं किया। ऐसे मेक का इस्तेमाल, मेक का इस्तेमाल वैसे तो बनाने के लिए होता है, कोई चीज बनाना है ना। आई मेक टी, मैं टी बनाता हूं, इस तरीके से। आई मेक हाउसेस, मैं हाउस बनाता हूं। लेकिन मेक का एक और इस्तेमाल होता है, किसको बेवकूफ बनाना, मेक हिम फूल, किसी को रियलाइज कराना। आई मेक हिम रियलाइज, कि मैंने उसको रियलाइज करवाया। इस तरीके से मेक का इस्तेमाल भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है। कम बहुत बार आप देखोगे, कम कोई चीज आने के लिए, किसी भी चीज के आने के लिए कम का इस्तेमाल होता है। गो जाने के लिए, गो बार बार हमें नजर आता है इस्तेमाल होते हुए। गिव का इस्तेमाल कोई चीज देना। वांट का मतलब बहुत बार इस्तेमाल होता है, आई वांटेड दिस, मैं ये चाहता था। आई डिड नॉट वांट दिस, मैं ये नहीं चाहता था। नो कोई चीज जानना, डू यू नो मी, आई वांटेड टू नो, आई न्यू। इस तरह से हम नो का भी, जानना इसकी हिंदी होती है, हमने इसके भी इस्तेमाल खूब होते हुए हमने देखेंगे। हम हमारी जब भी हम रीडिंग कर रहे होंगे ना, वहां ये सब आएगा। अब हम तैयार हैं, हमारे 50 टॉप 50, मोर देन टॉप 50 हमने वर्ड्स कंप्लीट कर लिए। अब हम रीडिंग की तरफ चलेंगे और देखेंगे क्या हम अब बेहतर तरीके से चीजों को समझ पा रहे हैं कि नहीं। आइए देखते हैं। तो दोस्तों आप पढ़ के देखो और अपने अंदर चेंज देखना, कितना चेंज आ गया है। आई स्टार्टेड, भाई मैंने शुरू किया क्या, फॉर स्कूल के लिए, वेरी लेट दैट मॉर्निंग। अब दैट मॉर्निंग समझ में आ रहा है ना, उस मॉर्निंग में कोई खास मॉर्निंग थी, दैट का इस्तेमाल हमें आता है। फिर एंड आ गया, एंड भी हमें समझ में आया कि अब ये दूसरा सेंटेंस यहाँ पे शुरू होने वाला है कोई सा। एंड आई वॉज, फिर वॉज आया, भाई मैं था, पास्ट की बात हो रही, कहाँ था मैं, किस चीज में था। आई वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, किस चीज के, स्कोल्डिंग के, मैं ग्रेट ड्रेड में था। ड्रेड नहीं भी पता ना, कोई बात नहीं, आगे की आपकी बात शुरू हो जाएगी, थोड़ा मोटा मोटा आपको समझ में आ जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे आप। स्पेशली
सिंपली बिकॉज एम हैमल हैड सेड, हैमल ने क्या कर दिया था, कह दिया था, कह चुके थे, दैट दोबारा से की क्या 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 ही वुड। अब वुड का इस्तेमाल देखो बार बार वही सब आ रहा है। वुड का मीनिंग हमने क्या देखा था, मैंने आपसे क्या कहा था कि अनरियल सिचुएशन के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है कि ही वुड क्वेश्चन, वो क्वेश्चन करेंगे, वो या वो क्वेश्चन करते ऑन पार्टिसिपल, किसके ऊपर, पार्टिसिपल पर क्वेश्चन करेंगे। अब पार्टिसिपल अगर आपको नहीं भी पता क्या चीज है फर्क नहीं पड़ता, आपको तो ऑन का इस्तेमाल पता है। फिर दोबारा एंड आ गया, फिर आया आई डिड नॉट नो, अब नो बार बार आ गया, आई डिड नॉट नो दी फर्स्ट वर्ड। दा से कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता, इसकी हिंदी कुछ नहीं होती भाई, मुझे फर्स्ट वर्ड नहीं पता था उसके बारे में। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड, फिर एंड आया स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, इट वाज सो वार्म, ये बहुत वार्म था, सो ब्राइट ब्राइट था। द बर्ड्स, अब इसमें दा की भी कोई हिंदी नहीं निकलेगी, बर्ड्स वर चर्पिंग एट, एट फिर से आ गया, कहां पे, किसी पॉइंट प्लेस ऑफ के लिए इस्तेमाल होता है ना एट, तो भाई क्या था यहां पे पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए, एट द एज ऑफ द वुड्स। भाई वुड्स के क्या थे, एज पे थे, जो चर्प कर रहे थे, जो बर्ड्स थे, एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल। तो इस तरह से अगर आप ये पूरा भी पढ़ोगे ना, अब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि किसकी हिंदी निकली है, किसकी नहीं। उम्मीद है आपको बड़ा मजा आया होगा। जो 50 वर्ड्स मैंने बताए, अगर उनको समझने में अगर आपकी कोई कमी रह गई है, वो आपको समझ नहीं आए, तो पहली चीज तो ये इंतजाम मैंने ही कर दिया है, मैंने आपको ने नोट्स बना के दे रखे हैं। ये रहे नोट्स जो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे बिना किसी टेंशन के। इंस्टाग्राम पे डियर सर काशिफ की आईडी है, आप अपने वहां डाउट्स पूछ सकते हो। ये रहे टॉपिक्स के ऊपर, इन सभी टॉपिक्स पे मैंने वीडियो बना रखे हैं, प्रेपोजिशन के, कंजंक्शंस के भी, और वीडियोस भी दे दूंगा, तो टेंशन मत लो। बस मेक श्योर कि आपको ये 50 वर्ड्स पता जरूर हो, इन पे कमांड हासिल कर लो, और फिर देखना आपको कभी इंग्लिश के अंदर भाई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात जरूर मानेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो आपको इंग्लिश के कौन से चैप्टर पे चाहिए, कौन से चैप्टर को आप समझना चाहते हो, लास्ट लेसन चाहिए, 11th वालों तुम्हें क्या चाहिए तुम बता दो, 10th वालों तुम भी बता दो, अपनी अपनी डिमांड बता दो, जो सबसे ज्यादा डिमांड करेगा उसकी वीडियो सबसे पहले ला के दे दूंगा मैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।